हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे धान्य फसलें। धान्य फसलों में हमने चावल की बात कर ली है, गेहूं की बात कर ली है। इसके बाद में अगली जो फसल है उसका नाम है मक्का। अगली जो फसल पढ़ने जा रहे हैं हम मक्का, मेज। मक्का जो फसल है ये गेहूं व चावल उसके बाद की मुख्य खाद्यान्न की फसल मानी जाती है मक्का। तीसरे नंबर पे खाद्यान्न में जो नंबर आता है वो मक्का फसल का ही आता है, चावल और गेहूं के बाद। ये जो फसल है, ये फसल अगर मूल निवासी माने इस फसल को तो ये मध्य अमेरिका का मूल निवासी पौधा है। कहाँ का है? मध्य अमेरिका का। अमेरिका के 2-3 देश हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इस देश की बात करें तो यहाँ पर इस देश को, यहाँ पर ये जो प्रदेश है यहाँ तक तो ये उत्तरी अमेरिका है, ये मध्य अमेरिका के देश हैं। यहाँ दक्षिण अमेरिका आ गया, यहाँ ये दक्षिण अमेरिका है, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका के देश। ठीक है, जिसमें पनामा, रोमानिया जैसे देश हैं यहाँ पे, सॉरी रोमानिया नहीं, पनामा जैसे देश हैं, क्यूबा जैसे देश हैं। इस देशों के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मध्य अमेरिका का मूल निवासी पौधा कौन सा है? मक्का है। कौन सा पौधा है? मक्का। इस मक्के की जो फसल है उसमें ये नई दुनिया से पुरानी दुनिया में लाई गई फसल है, यूँ कह सकते हो। नई दुनिया कौन सी है? ये वाली, ये क्या है? नई दुनिया है। इस नई दुनिया की मतलब यहाँ से पुरानी दुनिया में जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ की बात करें हम तो ये जो देश हैं, इन देशों ने यहाँ पर कोलंबस के द्वारा यहाँ पे कहा जाता है कि इस नई दुनिया की खोज की गई थी। यहाँ से जब यहाँ उगती थी तो इस फसल को यहाँ से पूरा दुनिया में ले गए। यहाँ पे तो इस दुनिया की तो जानकारी थी लोगों को, लेकिन इस महाद्वीपों की जानकारी बाद में हुई, लगभग 15वीं शताब्दी में लास्ट में। तो हम कह सकते हैं कि इस नई दुनिया की खोज की तो यहाँ पर इस फसल को यहाँ से लेकर पुरानी दुनिया में ले जाया गया। यहाँ पर ये जो फसल है मध्य अमेरिका में प्राचीन समय से ही बोई जा रही है। यहाँ पे माया सभ्यता थी, एज़टेक सभ्यता थी, इंका सभ्यता थी। उन सभ्यताओं के अंदर ये जो मक्का फसल है वो मुख्य भोजन है था, यहाँ का मुख्य फसल मानी जाती थी भोजन के रूप में। तो वहाँ के निवासी केवल यहाँ भोजन किसका करते थे? मक्का का ही करते थे। माया और इंका सभ्यता यहाँ की है। इस अमेरिकाई भाग में यहाँ पे जो सभ्यताएं हैं, माया, इंका, एज़टेक, इन सभ्यताओं में जो निवासी रहते थे उनकी मुख्य फसल थी भोजन के रूप में वो मक्का थी। ठीक है, तो यूरोपीय देशों में जो लोग थे वो नई दुनिया से पुरानी दुनिया में इस फसल को लेकर के गए। ठीक है, यहाँ पर जो कोलंबस है, नई दुनिया से कोलंबस ने अपने साथ यूरोप में ये फसल लेके गया था। यूएसए में इस फसल है, जो मक्का की फसल है, इसको चारे के रूप में काम में लेते हैं। इससे यूएसए वाले क्षेत्र में यहाँ पे जो सूअर पालन किया जाता है, उस सूअर पालन में उसके चारे के रूप में जो फसल को तैयार करते हैं वो मक्का की फसल को ही करते हैं, यानी इसको चारे के रूप में काम में लेते हैं। इस मक्का जो है, मक्का का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो गेहूं जो है, गेहूं की फसल है या अन्य कोई फसल है, उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर में। अगर हम गेहूं की बात करें या चावल की बात करें या अन्य फसलों की बात करें तो मक्का एक ऐसी फसल है जो प्रति हेक्टेयर उपज ज़्यादा दे सकता है। यहाँ पे हम बात करें तो मक्का है, ये जो पशुओं के रूप में बात करें, पशुओं को खिलाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड है, इसीलिए करते हैं कि ये उपज ज़्यादा देता है। तो इसको चारे के रूप में काम में लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं? अमेरिका में और इंग्लैंड में। इंग्लैंड यहाँ पर है, यहाँ अमेरिका है, यूएसए। इन दोनों के अंदर जो मक्के की फसल है उसका जो उपयोग करते हैं वो पशुओं को खिलाने के लिए जो चारा बनाते हैं उसके रूप में करते हैं। लेकिन जो मैक्सिको है, मैक्सिको यहाँ पर देश है, ये मध्य अमेरिका में ही आता है लेकिन उत्तरी अमेरिका के अंदर भी शामिल करते हैं मैक्सिको। तो ये मैक्सिको देश है, ये वाला, ये कौन सा देश है? मैक्सिको देश है। इस मैक्सिको में और दक्षिण अमेरिका में
दक्षिण अमेरिका जो देश है, यहाँ जो इसके कुछ भाग कह सकते हैं हम, दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों को ले सकते हैं। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पे यूरोप के दक्षिणी पूर्वी जो देश हैं, इन देशों में और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र की बात करें तो मक्का जो है मनुष्य का एक मुख्य भोजन है। कहाँ कहाँ की बात की हमने मुख्य भोजन में? मनुष्य का मुख्य भोजन मैक्सिको में, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्र हैं, और यहाँ यूरोप के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, और यहाँ पे बात करें भारत के उत्तरी भागों की, तो भारत के उत्तरी भागों मनुष्य के एक मुख्य भोजन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। यानी खाद्यान्न की तरह अगर हम प्रयोग करें तो इसके अलावा भी मक्के का खूब प्रयोग है। खाद्यान्न के रूप में तो है ही है, इसके अलावा जैसे हम बात करें तो विभिन्न पदार्थ हैं, उनके अंदर मक्का को यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे स्टार्च है, ठीक है, ग्लूकोज है, एल्कोहल है, इनमें मक्का से ही इनको बनाया जाता है, या मक्का का ही यूज़ इसके अंदर किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो हरी पत्तियाँ हैं, यहाँ पर मक्का की जो हरी पत्तियाँ हैं, उस हरी पत्तियाँ से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है। किस नामक बनाया जाता है? साइलेज। मक्का साइलेज नामक चारा किससे बनाया जाता है? मक्का की हरी पत्तियों से। मक्का की हरी पत्तियों से, ठीक है, क्या बनाया जाता है? साइलेज नामक चारा बनाया जाता है। और इसकी जो सूखी पत्तियां हैं, इसकी जो सूखी पत्तियां हैं, उस सूखी पत्तियों से यहाँ पे कागज बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं सूखे पत्तों से कागज का निर्माण, ठीक है। यहाँ पर इसके सूखे पत्तों से क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है। और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो इनके जो पत्तियां जो होती हैं और उसकी जो चरी होती है, यानी उसका जो पौधा होता है, उनसे दोनों से मिला करके अपने छप्पर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छप्पर, यानी झोंपड़ी। समझ में आ गया? यानी पत्तों से और उनकी और चरी का मतलब पौधा, उन दोनों से मिला करके क्या बनते हैं? छप्पर का मतलब झोंपड़ी, यानी अपने छप्पर बनाते हैं वहाँ के गरीब व्यक्ति, उस देशों के गरीब व्यक्ति। तो मक्का की विभिन्न प्रकार की जो किस्में होती हैं, वो इसके आकार, यानी मक्का का जो आकार है, या उसका रंग और उसका स्वाद, और उसके जो मक्का के दाने हैं उसकी संरचना, दाने की संरचना मतलब वो कितना बड़ा है, उसका आकार कितना बड़ा है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि मक्का की कौन सी किस्म है, मक्का की फसल की कौन सी किस्म होगी। तो इतने प्रकार के बाद में हमने, ये तो सामान्य जानकारी थी मक्का की कि कौन कौन से क्षेत्रों में है। यहाँ पे मक्का के बारे में हमने कहा कि हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनता है, मुख्य बात। दूसरी, सूखे पत्तों से कागज़ बनता है, और इसके जो पत्ते और चरियाँ उससे गरीबों के छप्पर बनते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी उपज, या जो मक्का की उपज है उसकी भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करते हैं मक्का उपज की भौगोलिक दशाएं। मक्का उपज की जो भौगोलिक दशाएं हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि मक्का जो है वो उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। किसका पौधा है? उपोष्ण कटिबंध का। प्रमुख विशेषता इसकी, किसका पौधा है ये? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध कहाँ पर है? उष्ण और शीतोष्ण के बीच का क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंध का पौधा। दूसरी बात, ये जिन अक्षांशों में स्थित है तो हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की, तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इस पौधे को उगाया जाता है। यानी इसको ज़्यादा शीत वाला क्षेत्र भी पसंद नहीं है और ज़्यादा ग्रीष्म वाला, कम वर्षा वाला क्षेत्र भी पसंद नहीं है। यानी कि ये जो पौधा होगा वो कहाँ पर होगा? 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के दक्षिण में, जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच में ही इसको उगाया जा सकता है।
समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता है उपोष्ण कटिबंध का ये पौधा माना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो भौगोलिक दशाएं देखेंगे, उस भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। इसकी प्रमुख रूप से बात करें जलवायु, और जलवायु में दो कारकों की हम बात करते हैं। पहला जो कारक है वो कारक कौन सा है? तापमान। यहाँ पर जो पहला कारक है वो तापमान है। तापमान जो इस फसल को चाहिए, यानी इस फसल को ग्रीष्म काल का औसत तापमान माने तो यहाँ पर 21 डिग्री से यहाँ पर 27 डिग्री के बीच जो तापमान है उसकी आवश्यकता होती है। ग्रीष्म काल का औसत तापमान इसको कितना चाहिए? ग्रीष्म काल का औसत तापमान कितना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना आवश्यक है। यहाँ पे इतने तापमान होना आवश्यक है। फसल लगभग 3 महीनों में उत्पन्न होती है। यहाँ पे 3 महीने लगते हैं। इस ग्रीष्म काल का औसत तापमान होगा तो वहाँ पर 3 महीने में फसल का उत्पादन किया जा सकता है। और रात्रि जो है, जितनी भी हम रातों की बात करें 3 महीने में, वो उष्ण यानी वार्म होनी चाहिए, कोष्ण प्रकार की। तो यहाँ पर जिनमें तापमान की बात करें तो उस रात्रियों के अंदर 14 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान नहीं होना चाहिए। बात करें कि रात्रियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए? रात्रियाँ कोष्ण या उष्ण भी बोल सकते हो इसको, वार्म। समझ गए बात। यहाँ पर जो रात्रियाँ होगी वो कोष्ण प्रकार की होगी, यानी उष्ण प्रकार की होगी, लेकिन उस रात्रियों में 14 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात। रात्रियों में तापमान 14 डिग्री से ऊपर ही रहना चाहिए, ये बात कहते हैं। यानी बढ़ने और जो पकते समय, अगर मक्का की फसल को हम बात करें तो बढ़ते समय और पकते समय जो यहाँ पर बात करें तो कम से कम 140 दिन जो दिन है वो पाला रहित होने चाहिए, यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए। बढ़ते और पकते समय इसमें कम से कम 140 दिन साफ मौसम होना चाहिए, यानी पाला रहित होना चाहिए। और भारत की जो उष्ण जलवायु है उसमें ये जो फसल है मक्का की, उष्ण जलवायु यानी जो गर्म जलवायु है उसके अंदर जल्दी पक जाती है। यहाँ हम बात करें जैसे यूएसए की बात करें, यूरोप के अगर देशों की बात करें तो यूरोप और यूएसए के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर 2 महीने अधिक लगते हैं इस फसल को पकने के लिए, जबकि भारत में ये जल्दी ही पक जाती है। परंतु अगर हम बात करें इसके पकते समय, तो पकते समय हमें धूप की आवश्यकता होती है। सघन घनी धूप जो होगी उसकी आवश्यकता इसको मक्का की फसल को होती है। तो तापमान में क्या क्या बात की हमने? तापमान में ग्रीष्म काल में औसत तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच होना चाहिए, और ये जो फसल है वो 3 महीने में उत्पन्न होती है। रात्रि यहाँ पे गर्म होनी चाहिए, जो कि 14 डिग्री से कम तापमान नहीं होना चाहिए रातों में। यहाँ फसल बढ़ते पकते समय यहाँ पे कम से कम 140 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए। भारत की उष्ण जलवायु में ये जल्दी पक जाती है, जबकि यूएसए और यूरोप में 2 महीने अधिक लगते हैं इसको पकने के लिए। यहाँ पे हम बात करें पकते समय इस फसल को धूप की सघन आवश्यकता होती है, या सघन घनी मात्रा इसमें होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम वर्षा की। अगला जो पॉइंट है इसमें वो कौन सा है? वर्षा। जलवायु के अंदर जो वर्षा है वो वर्षा, वार्षिक वर्षा, अगर औसत वर्षा देखें तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा औसत रूप में 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच इसमें वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। अगर इसके अंदर 20 सेंटीमीटर वर्षा ग्रीष्म काल में भी यहाँ पे नहीं होती है तो ये फसल नहीं होगी। तो ग्रीष्म काल में भी 20 सेंटीमीटर वर्षा ग्रीष्म काल में भी होनी चाहिए। अगर उगते समय बात करें तो बारंबार इस जो फसल है, मक्का की फसल है, बारंबार इसमें जो बौछार है वो होना आवश्यक है। अगर बौछार नहीं होती है तो वहाँ पर इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। याद रहे, अगर फसल उगते समय अगर देखें तो फसल उगेगी उस समय इस फसल को बारंबार यानी लगातार बौछारों की आवश्यकता होती है, यानी जो मंद जो बारिश होती है उसकी आवश्यकता होती है। अगर वो बारिश नहीं होती है बौछारों वाली तो यहाँ पर इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है।
इसकी खेती के लिए हमें बात करें तो जो क्षेत्र अनुपयुक्त हैं विश्व के अंदर, यानी उपयुक्त तो होंगे वो हम बात कर लेंगे। जैसे उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वो तो उपयुक्त होते हैं, जहां उष्ण और आर्द्र जलवायु होगी यानी गर्म भी होगा और आर्द्रता भी होगी यानी वर्षा भी होगी, वहाँ पे वो क्षेत्र तो इसके लिए उपयुक्त हैं। लेकिन वो क्षेत्र अनुपयुक्त हैं जिसके बारे में हम चर्चा करें, जैसे हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे जैसे इसके लिए जो प्रदेश होंगे, एक तो होंगे उष्ण प्रदेश, एक ठंडे प्रदेश होंगे इसकी खेती के लिए। शीतल प्रदेश इसके लिए अनुपयुक्त होते हैं। सूखी और ग्रीष्म ऋतु जो होगी वो क्षेत्र भी इसके लिए अनुपयुक्त होते हैं। अल्प वृष्टि यानी ज़्यादा वृष्टि वाला क्षेत्र भी इसके लिए अनुपयुक्त होता है। अति उष्ण प्रदेश होते हैं वो इसके लिए अनुपयुक्त होते हैं। ठंडे प्रदेश होते हैं वो भी इसके लिए अनुपयुक्त होते हैं। तो इसकी खेती के लिए हम क्या कहते हैं कि इस यहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक है। अगर यहाँ पे जैसे हम बात करें शीतल यानी ठंडी जलवायु होगी वहाँ पर ये फसल नहीं होगी। दूसरी सूखी ग्रीष्म ऋतु यानी मरुस्थलीय प्रकार की ग्रीष्म ऋतु होगी तो वहाँ पर भी ये फसल नहीं होती है। अल्पवृष्टि जहाँ बाढ़ की कंडीशन आ जाती है, ज़्यादा वर्षा होती है, उस कंडीशन में भी ये फसल नहीं होती है। और बात करें अति उष्ण बहुत ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर भी नहीं होती है। ठंडे प्रदेश जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये जो कृषि है वो नहीं होती है। तो ये होगी कहाँ पर, केवल उष्ण और आर्द्र जो जलवायु होगी वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं वर्षा के बाद में किसकी बात करेंगे कि जो सूडान तुल्य जलवायु है वर्षा में जो सूडान, अफ्रीका का जो सूडान देश है वहाँ की जैसी जलवायु होगी वहाँ पर ये जो कृषि है मक्का की कृषि वहाँ पर बहुत उपयुक्त रहती है वो जलवायु इसके लिए सूडान तुल्य। कृषि विशेषज्ञों ने इस कृषि की बात की तो कृषि विशेषज्ञों ने कहा था कि ये जो पौधा है मक्का का उसका 80% जो विकास होता है वो रात्रियों में ही होता है, यानी रात्रि के समय ही होता है। अगर यहाँ पे रातों में जो वर्षा है, अगर वर्षा रातों में हो गई तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी इसका 80% जो विकास होगा वो कब होगा, रात में ही होगा, रात के समय में होगा। और रात में जब वर्षा हो जाती है तो ये फसल और भी अधिक विकास कर लेती है। ठीक है, तो ये बात हो गई वर्षा की। अगली बात करते हैं मिट्टी की। जो मिट्टी है पर भौगोलिक कारकों के अंदर हम बात करें किसकी, मिट्टी की। इसके लिए कांप मिट्टी और यहाँ पे कांप और गहरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कांप मिट्टी और दोमट मिट्टी। और दोमट कौन सी, गहरी मिट्टी जिसमें नमी बनी रहे। जिसमें हम मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी के अंदर आर्द्रता रहनी आवश्यक है। अगर आर्द्रता नहीं होगी तो उस मिट्टी में मक्का की कृषि नहीं की जा सकती। हम कम उपजाऊ की कृषि के रूप में बात करें तो कम उपजाऊ में भी इसकी कृषि की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर इसको खाद और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। आर्द्रता और खाद मिल जाएगी तो ये प्रति हेक्टेयर उपज है वो अधिक देगी। अगर खाद का प्रयोग और जो इस मिट्टी में हो जाएगा और आर्द्रता मिल जाएगी तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार की ये फसल है मक्का। अगली बात करें हम धरातल की, तो धरातल है भौगोलिक कारक में इसको धरातल भी प्रभावित करता है। अगला भौगोलिक दशाएं कौन सी है, धरातल में समतल धरातल होता है वो इसके लिए उपयुक्त होता है। जल निकास के लिए यानी जल को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, अन्यथा इसकी जो जड़ है वो गल जाती हैं। ज़्यादा पानी भरा रहेगा, समतल भूमि होगी तो भी अगर पानी भरे रहेगा तो इसकी जड़ गल जाती हैं। इसके पानी का निकलने के लिए पर्याप्त सुविधा भी इस भूमि में या धरातल में होनी चाहिए। यहाँ पे बात करें तो जो ये पौधा है अगर पानी भरा रहेगा तो ये पौधा पीला पड़ जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मक्का के खेतों में जल नहीं भरा रहना चाहिए, ये बात है। ठीक है, समुद्री तल से 2400 मीटर की ऊंचाई तक भी इस फसल को उगाया जा सकता है। जैसे हम बात करें हिमालय में, अफ्रीका में और जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका के अंदर मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इन दोनों को शामिल करते हैं। ध्यान देना इस बात को, लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। तो हिमालय, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका इनके अंदर जो ढाल वाला भूमि है उन ढाल पर भी इसकी मक्का की खेती की जाती है। तो ये बात हो गई इसकी। हमने क्या क्या पढ़ा, जलवायु में तापमान देखा, तापमान इसमें कितना चाहिए, तापमान चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, जहाँ ग्रीष्मकाल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। फिर हमने वर्षा की बात की, 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसके अंदर।
ठीक है। 20 सेंटीमीटर से ग्रीष्मकाल में भी होनी चाहिए। ज़्यादा वर्षा वाला सूडान तुल्य जो प्रदेश है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त प्रदेश होता है। इसका विकास रात्रि में होता है और यहाँ बौछार से रहित जो वर्षा होती है वो इसको आवश्यकता होती है। अगर नहीं है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर हमने मिट्टी की बात की। काम मिट्टी और गहरी जो दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। जहाँ पर अगर उपजाऊपन नहीं है मिट्टी के अंदर, वहाँ पर खाद और आर्द्रता के कारण इसमें अधिक सिंचाई करके यहाँ पर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है प्रति हेक्टेयर। ठीक है। धरातल के रूप में देखें तो हमने धरातल में क्या पढ़ा? समतल धरातल। समतल धरातल में अगर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पानी है, पानी की निकास की सुविधा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसकी जड़ें गल जाती है और ये पौधा नष्ट हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि इनके खेत में पानी भरा रहेगा तो ये पौधा है वो पीला पड़ के नष्ट हो जाता है। इसकी जो खेती है वो ढलानी भागों पर भी की जा सकती है, लेकिन वो करते कहाँ है? हिमालय, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है उसमें ढाल वाले क्षेत्रों में भी इसकी कृषि की जाती है। ठीक है। इसके बाद करते हैं उत्पादक देश। मक्का के उत्पादक देशों की बात करते हैं। विश्व में इसके मक्का के उत्पादक देश हैं। उत्पादक देशों में मुख्य रूप से अगर हम देशों की बात करें तो यूएसए है, चीन है, ब्राज़ील है, रोमानिया है, रूस, फ्रांस, मेक्सिको, अर्जेंटीना और कनाडा। भारत तथा यूरोपीय जो देश हैं, यूरोप के दक्षिण पूर्वी देश हैं, उनके अंदर मक्का की कृषि की जाती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ। यूएसए, चीन, ब्राज़ील, रोमानिया, रूस, फ्रांस, यहाँ पे मेक्सिको और अर्जेंटीना, कनाडा, भारत और यूरोप के दक्षिणी पूर्वी देश, इन देशों के अंदर यहाँ पे मक्का की खेती की जाती है। अब हम एक इंडेक्स देखते हैं। उस इंडेक्स में देशों का जो उत्पादन है उसको देखेंगे मीट्री लाख टन में या लाख मीट्री टन में। 2014 के अकॉर्डिंग इसमें देखें तो विश्व में मक्का उत्पादक देश, और इसका ये डाटाज हैं 2014 के अकॉर्डिंग, और ये डाटाज किस में है? लाख मीट्रिक टन में है। समझ रहे हो बात? यहाँ पर एक तरफ तो लिखेंगे हम देश, एक तरफ लिखेंगे उत्पादन और एक तरफ लिखेंगे विश्व का प्रतिशत। विश्व का प्रतिशत कितना रखते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। यूएसए का जो उत्पादन है 351 लाख मीट्रिक टन है और विश्व में प्रतिशत है इसका 35.5%। कितना है? 35.5% है। दूसरा जो देश है वो है चीन। चीन का जो उत्पादन है वो 218 लाख मीट्रिक टन है। इसका जो विश्व में प्रतिशत है वो है 22%, 22.0। यहाँ पे हम तीसरे नंबर का जो देश देखते हैं वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील दो देश है, इसका जो उत्पादन है वो है यहाँ पर 80 लाख मीट्रिक टन और प्रतिशत में 8.1% है। ब्राज़ील के बाद में हम यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन जो देश है वो यहाँ पर 31 लाख मीट्रिक टन प्रतिशत में 3.1%। फिर इसके बाद में यूक्रेन के बाद अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना जो देश है इसका जो उत्पादन है यहाँ पे 26 लाख मीट्रिक टन और प्रतिशत में 2.6% है। अर्जेंटीना के बाद में हम बात करें तो भारत की बात करते हैं। भारत जो देश है इसका जो उत्पादन है वो 24 लाख मीट्रिक टन और प्रतिशत में 2.4%। फिर भारत के बाद में अगर बात करें मेक्सिको की, मेक्सिको जो देश है, मेक्सिको देश यहाँ पे 23 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करता है जो विश्व में 2.3% उत्पादन करता है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की। अफ्रीका जो देश है इसके अंदर 15 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है, 1.5% ये विश्व का प्रतिशत रखता है। इसके बाद कनाडा की बात करते हैं। कनाडा जो देश है वो 14 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करता है और विश्व में 1.4% इसका अंशदान है। फिर हम बात करते हैं कनाडा के बाद में यूरोपीय यूनियन। इसके अंदर कई देश आते हैं।
इसके अंदर कई देश आते हैं जो 64 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करते हैं, जो विश्व का 6.5% विश्व में उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुल देश हो गए, यहाँ पे कुल, और यहाँ पे 988 लाख मीट्रिक टन टोटल उत्पादन, और यहाँ पे 100% इसको मान लिया जाता है। यहाँ पे वापस रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूएसए की बात करें, 351 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व का 35.5% हिस्सा रखता है। फिर चीन की बात करें, 218 लाख मीट्रिक टन, जो 22% हिस्सा रखता है। ब्राज़ील 80 लाख मीट्रिक टन, जो 8.1% हिस्सा रखता है। यूक्रेन 31 लाख मीट्रिक टन, जो 3.1% विश्व में हिस्सा रखता है। फिर यहाँ पे अर्जेंटीना, भारत और मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और यूरोपीय यूनियन, इनके द्वारा हम इस सारणी को देख सकते हैं। इनको आप नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रति हेक्टेयर उपज मक्का की। प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करने वाले देश कि कौन सा देश प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन करता है। तो मक्का की प्रति हेक्टेयर उपज कैसी है? मक्का की प्रति हेक्टेयर उपज, और ये जो उपज होती है वो किलोग्राम में होती है, केजी में, यानी एक हेक्टेयर में कितना किलोग्राम ये मक्का का उत्पादन करता है। तो सबसे पहले हम देशों की बात करते हैं। देश की बात करें तो चिली जो देश है, दक्षिण अमेरिका का जो देश है, इसके जो उत्पादन होता है वो होता है 9401 किलोग्राम। दूसरा जो देश है वो है इटली। इटली जो देश है, यूरोप की कंट्रीज़ है, इसमें 9322 इसका उत्पादन है प्रति हेक्टेयर। इटली के बाद में बात करें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इस ऑस्ट्रेलिया में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो 9186 होता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में यूनान की बात करते हैं। यूनान जो देश है ये करता है 8491। फिर हम बात करते हैं यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है ये विश्व का उत्पादन करता है 8439। और उसके बाद बात करते हैं हम चीन की। चीन जो देश है वो विश्व का जो प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करता है वो करता है 5210। ये आपका विश्व के संदर्भ में 6 देशों के बारे में आप इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ये प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन करता है? चिली करता है, फिर इटली करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूनान, फिर यूएसए, फिर चीन। इनके बारे में हमने ये जाना है। ये प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करने वाले देश हैं। तो हमने मक्का के बारे में क्या पढ़ा आज? हमने मक्का के बारे में जाना कि ये कौन सा पौधा है, कहाँ से ये कहाँ पहुँचा है, यानी नई दुनिया से पुरानी दुनिया की ओर, ठीक है। इसके जो चारे से क्या बनता है? यहाँ साइलेज प्रकार की नमक घास या चारा बनता है। इसकी हरी पत्तियों से, सूखी पत्तियों से कागज़ बनता है। इसके बारे में जाना। उसके बाद भौगोलिक दशाओं में हमने जलवायु पढ़ा, हमने इसकी वर्षा पढ़ा, तापमान पढ़ा, और इसकी मिट्टी और धरातल, इनके बारे में जाना। उसके बाद में हमने उत्पादक देशों में कौन कौन से देश प्राप्त जो उत्पादक देश हैं, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, रोमानिया, रूस, फ्रांस, मेक्सिको, अर्जेंटीना और कनाडा, भारत और यूरोप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इनके बारे में हमें पढ़ेंगे डिटेल से एक एक करके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।